बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्न वैल्यू टेक्निक। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब मॉनिटरिंग के फ़ेज़ के अंदर आपने अगर शेड्यूल या कॉस्ट को मॉनिटर करना हो तो ये टेक्निक यूज़ होती है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको डेफिनेशंस या वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको ये सारा समझ आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। अर्न वैल्यू टेक्निक का यूज़ हम क्यों करते हैं कि जब हमने एक्टिविटीज़ बना ली हो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया हो और हर एक्टिविटी के लिए हमने ये बता दिया हो कि ये एक्टिविटी जो है वो इस डेट तक हमने कंप्लीट कर ली होगी, यानी उसकी ड्यूरेशन हमें पता होगी, और दूसरा हमें उसकी बजटेड कॉस्ट पता होगी कि यानी हमें हमारे पास अगर हमने वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो हमारे पास इतनी कॉस्ट होनी चाहिए या इतनी कॉस्ट इस एक्टिविटी के ऊपर आएगी। तो जब वो होगा उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करेंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो हम अपनी जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने ये सोचा है कि एक एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं या 3 एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जब हम 20 दिसंबर तक पहुंचेंगे तो हमारी ये 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई होंगी और एक एक्टिविटी रहती होगी। वो जो 2 एक्टिविटीज़ हैं उनकी इतनी इतनी कॉस्ट जो है वो आ गई होगी। जब आप 20 दिसंबर को पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपने जितना भी काम किया होगा आप एक्चुअल वो नोट करेंगे। हो सकता है कि आपकी 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट ना हुई हों, एक एक्टिविटी जो है वो 100% कंप्लीट हो गई और दूसरी एक्टिविटी 50% कंप्लीट हुई है। तो फिर इसका मतलब है कि जो आपने 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी थी, एक तो वो कंप्लीट नहीं हुई, आप उसको अब कॉस्ट के लिहाज से स्टडी कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको भी बताऊंगा। और दूसरा ये है कि अगर आपने कॉस्ट के साथ साथ शेड्यूल भी स्टडी करना है तो आप वो भी इसके अंदर देख सकते हैं कि वो कैसे होगा। तो उसको करने से पहले ये यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं और फिर जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। द अर्न वैल्यू टेक्निक इज़ अ मेथड टू मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट बेस लाइन। यानी आपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को स्टडी करना है अगेंस्ट प्रोजेक्ट बेसलाइन। प्रोजेक्ट बेसलाइन का आपको पता है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें डिसाइड या प्लान की हैं पहले, जिसके अंदर आपका शेड्यूल भी आएगा और आपकी बजटेड कॉस्ट भी आएगी, वो आपकी बेसलाइन बन जाएगी। रिजल्ट फ्रॉम एन अर्न वैल्यू एनालिसिस इंडिकेट पोटेंशियल डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉस्ट एंड शेड्यूल बेसलाइंस। कि जब हम अर्न वैल्यू एनालिसिस लगाएंगे करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें प्रोजेक्ट की जो डेविएशन है फ्रॉम द बेसलाइन, और बेसलाइन किस तरह की होगी, कॉस्ट और शेड्यूल दोनों तरह की बेसलाइंस से जो डेविएशन है उसका बताएंगे, जो रिजल्ट्स अर्न वैल्यू एनालिसिस से आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले। पीवी जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होगा प्लान्ड वैल्यू, और ये वो वैल्यू है जो आपने शुरू में प्लान की है, यानी आपने एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की, उनका शेड्यूल बनाया कि वो कब तक किस डेट तक कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, और हर एक्टिविटी की आपने प्लान्ड वैल्यू या बजटेड कॉस्ट जो है वो आपने लिखनी है। प्लान्ड वैल्यू का एक और नाम है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, BCWS। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड या प्लान्ड वैल्यू, इसका मतलब है कि आपने जो भी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की हैं वो एक ख़ास डेट तक कितनी कितनी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो आपको पता होगा। दूसरा आपने उनकी जो प्लान की हुई है वैल्यू कि वो कितना ख़र्चा आपका कराएंगी, आप उसको कहेंगे पीवी, प्लान वैल्यू, BCWS, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, ये सारे एक ही नाम है। दूसरी चीज़ है ईवी या अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू का मतलब है कि जिस डेट तक आप स्टडी कर रहे हैं, यानी अर्न वैल्यू एनालिसिस आप जिस डेट पे लगा रहे हैं उस वक्त तक जितना काम कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ जो पहले देखी है वो है कि जितना काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो प्लान था। अब जब आप एक्चुअल बाद में स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त तक, यानी मैंने 20 दिसंबर की एग्ज़ाम्पल ली है, तो 20 दिसंबर की एग्ज़ाम्पल 20 दिसंबर को जब आप अर्न वैल्यू एनालिसिस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उस वक्त तक असल में कितना काम कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने कहा कि 2 एक्टिविटीज़ जो है वो 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ये थी प्लान्ड वैल्यू। एक एक्टिविटी का लेट से 1000 रुपया था,
दूसरी एक्टिविटी का भी 1000 रुपया था। लेकिन 20 दिसंबर को पहली एक्टिविटी जो है वो 100% कंप्लीट हुई और दूसरी एक्टिविटी 50% कंप्लीट हुई। तो इसका मतलब है कि जो अर्नड वैल्यू बनेगी वो पहले की पूरी 100% 1000 और दूसरे की 50% यानी 500, 1500 अर्न वैल्यू बनेगी। तो ये आपका होगा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कि उस डेट तक जितना परफॉर्म होना चाहिए था उसकी बजाय जितना परफॉर्म हुआ है उसकी बजटेड कॉस्ट क्या बनती है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो मेन है वो है एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू और अर्न वैल्यू आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन असल में क्या फ़र्क है कि एक जब आपने बजटेड कॉस्ट वो देखनी है जो कि आपने प्लान की हुई थी, लेकिन उतना काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने उतनी माइनस कर देनी, जैसे यहाँ पे 500 नहीं आया। एक्चुअल वैल्यू वो है कि आपने तब तक जितना काम किया है और उसके ऊपर असल में जितनी कॉस्ट लगी है। जैसे अगर आपने 100% पहली एक्टिविटी कंप्लीट की और 50% दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट की, तो हो सकता है कि पहली एक्टिविटी में आपके 1100 रुपये लगे हों और दूसरी एक्टिविटी के ऊपर आपके 600 रुपये लगे हों अब तक, यानी 50% काम कंप्लीट करके 600 रुपया लग गया। तो इसका मतलब है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो आ गई है अब तक वो है 1100 प्लस 600 1700। तो यानी एक्चुअल कॉस्ट और अर्नड वैल्यू, इसके अंदर ये फ़र्क है कि अर्नड वैल्यू जो है वो असल में शेड्यूल देखेगी और उसके मुताबिक देखेगी कि प्लान वैल्यू क्या रखी हुई थी, यानी बजटेड एस्टीमेट क्या रखा हुआ था। जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो एक्चुअल जितने भी खर्चा उसके ऊपर आया वो देखेगा। इसके अलावा बजट एट कंप्लीशन। बजट एट कंप्लीशन का मतलब है कि जो आपने शुरू में टोटल प्रोजेक्ट के लिए बजट एस्टिमेट किया था, दैट इज़ बजट एट कंप्लीशन। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 3 एक्टिविटीज़ आपने सोची थी, उसके अंदर से 2 एक्टिविटीज़ 20 दिसंबर को कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब असल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई होंगी और तीनों एक्टिविटीज़ का जब आप बजटेड कॉस्ट डालेंगे, टोटल करेंगे, तो वो आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो दैट इज़ बजट एट कंप्लीशन। फिर है एस्टिमेट एट कंप्लीशन, कि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया हुआ है और कुछ काम उसके ऊपर हो गया है, उस पे जाके आपने अर्न वैल्यू एनालिसिस लगा के डेविएशन देखी कि क्या आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तो नहीं आ रही है और शेड्यूल जो है उस पर आप पीछे तो नहीं रह गए। तो उसके बाद आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आएगी, यानी जो बजट आपने रखा हुआ था उसके अंदर चेंज आएगा अगर आपका लेट्स से कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है मिड प्रोजेक्ट। तो आप जब फिर एस्टिमेट करेंगे कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट जो है वो एस्टिमेटेड कंप्लीशन होगा। और एस्टिमेट टू कंप्लीट का मतलब है कि अगर आप फ़र्ज़ करें 20 दिसंबर को कोई अर्न वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना खर्चा होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, यानी एक तो यह है कि शुरू से लेके एंड तक कितना खर्चा आएगा और दूसरा ये है कि 20 तारीख के बाद कितना आएगा, दैट इज़ एस्टिमेट टू कंप्लीट। और फिर है वेरिएंस एट कंप्लीशन, कि हाउ मच ओवर और अंडर बजट वी एक्सपेक्ट टू बी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो आपका टोटल एंड पे आप देखेंगे वो ये बेसिकली एस्टिमेट एट कंप्लीशन और बजट एट कंप्लीशन का डिफरेंस होगा, कि आपने शुरू में कितना बजट एस्टिमेट किया था और अब आप जब प्रोजेक्ट आपने शुरू कर लिया है और आपको अब पता चल रहा है कि कौन कौन से मसले आ रहे हैं, तो फिर कितना फ़र्क आएगा। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं। दूसरी यहाँ पे ये बेसिकली फार्मूलाज लग गए हैं कि जो भी आपने चीज़ें पीछे देखी हैं उनको इवेलुएट कैसे करना। ये चीज़ें मैं इस पे दोबारा आऊँगा, लेकिन इससे बेहतर है कि मैं सीधा पहले एग्जांपल की तरफ जाऊँ, ताकि आपको जो अभी तक देखा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की हुई हैं ABCDEFG, 6 एक्टिविटीज़ हैं और उसके नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि BAC यानी बजट एट कंप्लीशन, कि यानी जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फिर आपका कितना बजट होगा टोटल। लेकिन जो टोटल प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इन 6 एक्टिविटीज़ का नहीं है, टोटल प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं जो कि हमने लिस्ट डाउन नहीं की, क्योंकि अभी जो हम जिस डेट के ऊपर अर्न वैल्यू टेक्निक लगा रहे हैं
उस वक्त तक ये 6 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं HIJ वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं की, असल में वो इंक्लूडेड होंगी और उन एक्टिविटीज़ का भी वैल्यू मिला के आपकी टोटल बजट एट कंप्लीशन जो है वो 500,000 बनता होगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ उतनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं जितना कि आज तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, और आगे उनकी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड लिखी हुई है। दोबारा अगर याद करें तो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड का मतलब है कि उस डेट तक जितना शेड्यूल्ड वर्क था उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, जिसको हमने प्लान्ड वैल्यू भी कहा था, PV या बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, BCWS, आप ये सारा उसको कह सकते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, आज के दिन तक ये 6 एक्टिविटीज़ पूरी हो जानी चाहिए थी और उनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हम प्लान्ड वैल्यू भी कहते हैं और BCWS भी कहते हैं। इसका सम जो है वो यहाँ पे हुआ हुआ है 390,000। उसके बाद जब आपने साइट से इंफॉर्मेशन ली तो आपको ये पता चला कि जो एक्टिविटी A है वो 100% कम्प्लीट है, B भी 100%, C 80% कम्प्लीट हुई है, D 40%, E 20% और F और G अभी शुरू ही नहीं हुई, वो 0% कम्प्लीट है। तो इसका मतलब है कि आपका जो 100% ये सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो अर्न वैल्यू, जैसे अर्न वैल्यू का मतलब है कि वो वाली कॉस्ट कि अब तक आपने जितना काम कर लिया है उसकी बजटेड कॉस्ट, यानी जितना काम आपने अभी तक कर लिया है और वो ये है उसकी बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट का मतलब है जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की थी पहले। तो यहाँ पे वो कैसे निकलेगी कि 50,000 को आपने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50,000 आ गया, 80,000 इंटू 100% 80,000, 40,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 32,000, और इसी तरह ये सारी कैलकुलेट हो गई। अब इसको समझने के लिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने इतनी कॉस्ट जो है वो अभी तक जो है वो कमाल ही होनी चाहिए थी, आपकी कमाई हो जानी चाहिए थी इतनी, लेकिन आपने काम ही कम किया है। क्यों? आपने ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं ये 100% कम्प्लीट ही नहीं की आपने, तो आपकी उतनी कमाई जो है वो कम हो गई है। और वो कैसे कैलकुलेट होगी? सिंपली आपने परसेंटेज कंप्लीशन को BCWS से या PV से मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी अर्न वैल्यू निकल आएगी। तो ये अर्न वैल्यू सारी सम होके 202,000 यहाँ पे आ जाएगी। फिर है एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट वो है जो असल में उस एक्टिविटी के ऊपर लगी है, जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके ऊपर एक्चुअल में जितना खर्चा आया वो सारी एक्चुअल कॉस्ट है। और वो देखें 50,000 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 55,000, ये ऑब्वियसली ख़ुद ही अज्यूम की हुई है, तो थोड़ी सी ज़्यादा इसीलिए रखी है कि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। 80,000 से ज़्यादा है 90,000, ये थोड़ा सस्ते में काम हो गया है, जो आपने एस्टिमेट किया था उससे सस्ते में काम हो गया 30,000, और इस तरह फिर 25,000 और 10,000। तो ये एक्चुअल कॉस्ट का भी सम जो है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो अब आपके पास 3 तरह की कॉस्ट आ गई हैं, प्लान्ड वैल्यू या BCWS जो यहाँ पे आपके पास निकल आई है, अर्नड वैल्यू EV या बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड BCWP, और एक्चुअल कॉस्ट AC, या इसको आप ACWP भी कई दफ़ा कहते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। तो ये 3 जो वैल्यूज़ हैं इनको हम यूज़ करके अब आगे एनालिसिस लगाएंगे जो यहाँ पे आपको सारे नज़र आ रहे हैं, और वो एनालिसिस को मैं यहीं पे आपको साथ साथ बता देता हूँ, बाकी डेफिनेशन आप खुद ही अब देख लेना। अब पहली चीज़ है यहाँ पे CPI, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने जो कॉस्ट रखी थी, क्या वो उस कॉस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या वो उससे कम खर्चा करवा रहा है या उससे ज़्यादा खर्चा करवा रहा है। तो यहाँ पे आप CPI से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। CPI जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें, दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट, अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब है कि जो आपने खर्चा एस्टिमेट किया हुआ था
और जितना भी परफॉर्म किया है उसके ऊपर जितना खर्चा आना चाहिए था उसके मुकाबले में जितना खर्चा आया है उसका अगर आप फ्रैक्शन लेंगे तो वो आपका CPI बनेगा, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये है 0.96, 1 से कम है। तो इसको अगर आपने समझना है तो आप इसको अपने जहनों में क्या बैठाएंगे, 3 केसेस हो सकते हैं कि अर्नड वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट अगर सेम हो, 202,000 और यहाँ पे भी 202,000 होता तो आपका CPI आता 1। आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी है, अर्नड वैल्यू आपकी कम थी, तो आपका आंसर आया 1 से कम। तो इसका मतलब है कि आपने अगर CPI का आंसर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी उससे ज़्यादा लग गई है। CPI अगर 1 से ज़्यादा हो इसका मतलब है कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब है कि आपने जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी उससे कम लगी है, आप सस्ते में काम कर रहे हैं, यू आर अंडर कॉस्ट। और यहाँ पे अगर 1 से कम है तो यू आर ओवर द कॉस्ट। तो यानी यहाँ पे आपने CPI के जो भी वैल्यूज़ हैं वो अगर 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है तो आपने उससे अंदाज़ा लगाना है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड से ज़्यादा है या कम है। CPI के साथ जो दूसरी चीज़ उसी तरह का ही एक फ़िगर है, दैट इज़ कॉस्ट वेरिएंस। CPI और CV में ये फ़र्क है कि CPI जो है वो फ्रैक्शन में आता है और जो CV है वो सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। CV इज़ इक्वल टू अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या था, CPI अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट, यानी डिवीजन और माइनस का फ़र्क है। इधर भी आपको आंसर जो है वो अगर नेगेटिव में आएगा तो आपने कहना है कि आप कॉस्ट से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, जितने करना चाहिए था उससे ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। अगर आंसर पॉजिटिव में आता तो आप कहते हैं कि जितना खर्च होना चाहिए था उससे सस्ते में काम हो रहा। तो CPI और CV इंडिकेट करते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट पे जितनी लगनी चाहिए थी उससे ज़्यादा लग रही है या उससे कम लग रही है। आंसर अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो कम लग रही है, आंसर 1 से ज़्यादा है तो कम लग रही है। CPI का आंसर अगर 1 से कम है और यहाँ पे जो CV का आंसर है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो लगनी चाहिए थी कॉस्ट उससे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। तो ये हो गया CPI और CV जिसके अंदर आप कॉस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अर्नड वैल्यू को डिवाइड किया गया है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल या प्लान्ड वैल्यू से। अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू EV ओवर PV, दैट इज़ शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आंसर आ रहा है 0.52 और ये 1 से काफ़ी कम है। और ये आपको यहाँ से भी आइडिया हो रहा है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल से बहुत पीछे है, यानी ये सारी एक्टिविटीज़ 100% कम्प्लीट होनी चाहिए थी लेकिन वो इतने इतने परसेंट कम्प्लीट हुई हैं और उनकी वजह से जो अर्नड वैल्यू बनी वो भी कम बनी। इतनी बननी चाहिए थी लेकिन इतनी बनी। अगर 100% कम्प्लीट होता तो 390,000 आंसर आ जाता, तो यहाँ पे आपका जो SPI है वो 1 हो जाता। यानी SPI अगर 1 से कम है तो आपका जो इसका मतलब ये होगा कि आप शेड्यूल से पीछे हैं, जितना काम आपको अभी तक कर लेना चाहिए था आपने उतना काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं ज़ुबानी असाइनमेंट है, यानी आपने उसका सिर्फ कमेंट करना है कि SPI जो है क्या वो 1 से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता। इस पे आपने थोड़ा सा रिसर्च करके तो बताना है कि SPI 1 से कम तो हो जाएगा क्योंकि आपको जितना काम करना चाहिए था उतना काम आपने नहीं किया, उससे कम किया, तो 1 से कम तो हो गया। 1 भी हो सकता है कि जितना काम आपने करना था उतना काम आपने सारा ही अगर कर लें, 100% कर लें, तो SPI 1 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1 से ज़्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपने बताना। और SPI की तरह यानी शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरह यहाँ पे शेड्यूल वेरिएंस है, और वो भी उसमें भी वही फ़र्क है कि जो आपने वहाँ डिवाइड किया था यहाँ पे आपने माइनस कर दिया और नेगेटिव आंसर आया तो आप कहेंगे कि यू आर बिहाइंड द शेड्यूल। आपको जितना काम करना चाहिए था आपने उससे कम काम किया। तो यहाँ पे भी वही आंसर क्वेश्चन है कि क्या ये पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है शेड्यूल वेरिएंस की या नहीं आ सकती। तो यहाँ तक था बेसिक अर्नड वैल्यू टेक्निक जिसके अंदर आपने
CPI, SPI, CV और SV निकाला, जिससे आपको आइडिया हो रहा है कि यू आर इधर बिहाइंड शेड्यूल और अहेड ऑफ द शेड्यूल, या योर प्रोजेक्ट इज़ परफॉर्मिंग अंडर द बजट और ओवर द बजट। ठीक है, तो ये जब आप खुद से एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनका क्या मतलब है। और जब आपको कोई वैल्यू दी जाए इनकी, तो और आपसे पूछा जाए कि ईदर द प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड द शेड्यूल और अहेड ऑफ द शेड्यूल, और द प्रोजेक्ट परफॉर्मिंग अंडर द कॉस्ट और ओवर द कॉस्ट, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। अब जो अगली चीज़ें हैं वो फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। फ्यूचर के लिए कैसे, कि यहाँ पे जो पहली चीज़ है दैट इज़ एस्टिमेट एट कंप्लीशन, कि अब जब आपका प्रोजेक्ट इतना गुजर गया है कि 6 एक्टिविटीज़ जब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वहाँ तक, अब आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है अब टोटल कितने पैसों में कंप्लीट होगा। एस्टिमेट एट कंप्लीशन यानी अब अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो वो कितने पैसों में होगा। शुरू में आपने जो बजट एट कंप्लीशन रखा था, यानी टोटल प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट रखा था वो 500,000 था। लेकिन अब जब कि ये सारा सिलसिला हो गया, ये सारा काम हो गया, आपने ये कैलकुलेट किए हैं, तो अब कितने पैसे लगेंगे टोटल। उसका फॉर्मूला है कि आप BAC को डिवाइड कर दें CPI से। तो यहाँ पे यही हुआ है और आपके पास आंसर आ गया 5,19,802। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब चूंकि आपने कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगाई है, 2,02,000 लगने चाहिए थे लेकिन 2,10,000 लग गए। अब इसी CPI को यानी इसी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जब आप आगे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक इतने पैसे लग जाएंगे। टोटल लगने कितने चाहिए थे, 5 लाख लग रहे हैं अभी के अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये अंदाज़ा जैसे CPI चेंज होगा आगे चलते चलते ये एस्टिमेट एट कंप्लीशन भी चेंज होता जाएगा। तो वो हो जाएगा अभी के अंदाजे के मुताबिक 5,19,802। और इसको जब आप एक्चुअल कॉस्ट जो आपने खर्च कर दी है उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा एस्टिमेट टू कंप्लीशन, कि अभी से लेके एंड तक आपने कितने पैसे और खर्चने हैं, तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। और वो यहाँ पे वो इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर है वेरिएंस एट कंप्लीशन, कि जो आपने शुरू में सोचा था और जो अब आपका हालात सामने आ गए हैं उनके मुताबिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक कितनी वेरिएंस आएगी, दैट इज़ वेरिएंस एट कंप्लीशन। और वो सिंपली जितना आपने सोचा था और जितना आपने अभी अंदाज़ा लगाया उसका आप डिफरेंस ले लेंगे। और वो डिफरेंस अगर BAC माइनस EAC कर रहे हैं नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतने पैसे फालतू लेगा अब, क्योंकि आपने पहले ये पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा लगाए हैं ओवरऑल। अब अगर ये आंसर नेगेटिव आया है तो आपका जितना पहले सोचा हुआ था उससे ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता BAC माइनस EAC करके, तो इसका मतलब है कि आपने जितने पहले पैसे सोचे हुए थे उनसे उनके अंदर अंदर ही काम जो है वो ख़त्म हो जाना। तो ये है अर्न वैल्यू टेक्निक। इसको आपने अगर एक दफ़ा कर लिया और एक दफ़ा समझ आ गई तो ये फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन शुरू में आपको ये याद रखना कि प्लान्ड वैल्यू क्या होती है, अर्न वैल्यू क्या होती है और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। अगर आपने ये याद कर लिया और ये 2-3 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो ये बहुत सिंपल एक टेक्निक है, सिंपल एनालिसिस है। और ये जितनी मर्ज़ी फिर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएं आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सिंपली ये सम करने हैं और ये थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद ये सिंपल फार्मूला लगा के आपने अंदाज़ा लगाना है कि ईदर यू आर परफॉर्मिंग अंडर द बजट और ओवर द बजट, और शेड्यूल के मुताबिक आप पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं।